दिल्ली सल्तनत एक शक्तिशाली किंगडम जिसने सदियों तक भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। यह कॉन्क्वेस्ट और एम्बिशन से बना था। 12वीं सदी के आखिर से लेकर 13वीं सदी के बीच तक गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, ने इस पावरफुल सल्तनेट की नींव रखी। ये डायनेस्टी, जो अपनी तुर्की जड़ों के लिए जाना जाता है, घुरिद साम्राज्य के रेमनेंट से उभरा। गुलाम वंश की कहानी मिलिट्री माइट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और कल्चरल कॉन्ट्रिब्यूशंस की कहानी है, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की डेस्टिनी को आकार दिया। गुलाम वंश शब्द पैराडॉक्सिकल लग सकता है। गुलामों द्वारा स्थापित एक वंश इतनी प्रोमिनेंस कैसे प्राप्त कर सकता है? इसका जवाब उस समय के कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में निहित है। ये गुलाम, जिन्हें अक्सर युद्धबंदियों के रूप में हासिल किया जाता था, उन्हें मीनियल कामों तक सीमित नहीं रखा जाता था। इसके बजाय उन्हें युद्ध और प्रशासन की कलाओं में प्रशिक्षित किया जाता था और वे पदोन्नति पाकर पावर और इन्फ्लुएंस के पदों तक पहुंचते थे। उनकी लॉयल्टी, जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और एम्बिशन में बनी थी, शुरुआती दिल्ली सल्तनत की नींव बनी। गुलाम वंश की स्थापना ने भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट की शुरुआत की। इसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत का संकेत दिया, एक ऐसा साम्राज्य जिसने उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस वंश का प्रभाव उसके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से कहीं आगे तक फैला, जिसने कला, वास्तुकला और प्रशासन को प्रभावित किया। मध्ययुगीन भारत, उसके पॉलिटिकल लैंडस्केप और उसकी कल्चरल टैपेस्ट्री के विकास को समझने के लिए गुलाम वंश को समझना बेहद जरूरी है। गुलाम वंश की कहानी केवल राजाओं और रानियों की कहानी नहीं है। यह महत्वाकांक्षा, लचीलापन और स्थायी ह्यूमन स्पिरिट का प्रमाण है। यह इस बात की कहानी है कि कैसे समाज द्वारा शक्तिहीन समझे जाने वाले लोग एक साम्राज्य की नियति को आकार देने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कुतुब उद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति का पर्याय असाधारण साहस और सैन्य कौशल वाला व्यक्ति था। गुलामी में जन्मे वह घुरिद साम्राज्य के शासक मोहम्मद घौरी के अधीन एक विश्वसनीय सेनापति बने। 1206 में घौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने खुद को दिल्ली के स्वामी के रूप में स्थापित किया। 1210 में एक दुर्घटना से दुखद रूप से समाप्त हुए ऐबक के शासनकाल को महत्वाकांक्षी स्थापत्य परियोजनाओं की शुरुआत द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने उत्तरी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नवजात सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार किया। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार उनके दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। ये स्थापत्य कलाकृतियां इंडो इस्लामिक वास्तुकला के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक थीं। ऐबक की असामयिक मृत्यु ने उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से साकार करने से रोक दिया। फिर भी उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य के बीज बोए थे। उन्हें संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के लिए मंच तैयार किया। आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का सामना कर रही नवजात दिल्ली सल्तनत को कुतुब उद्दीन ऐबक के दामाद और उत्तराधिकारी शम्स उद्दीन इल्तुतमिश में एक सक्षम नेता मिला। 1211 में सिंहासन पर बैठे सल्तनत की शक्ति को मजबूत करने और इसकी वैधता स्थापित करने में इल्तुतमिश का शासनकाल महत्वपूर्ण साबित होगा। 2 दशकों से अधिक समय तक फैला उनका शासनकाल क्षेत्रीय विस्तार, प्रशासनिक सुधारों और उस समय की राजनीतिक वास्तविकताओं की गहरी समझ से चिह्नित था। इल्तुतमिश ने एक मजबूत केंद्रीकृत प्राधिकरण के महत्व को पहचानते हुए विद्रोहों को दबाने और ऐबक से विरासत में मिले क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठाए। वह समझते थे कि एक खंडित राज्य जो आंतरिक कलह के लिए असुरक्षित है, महत्वाकांक्षी पड़ोसियों के लिए आसान शिकार होगा। उनके सैन्य अभियान केवल विस्तार के बारे में नहीं थे, वे सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित करने और अपने निर्विवाद अधिकार की स्थापना के बारे में थे। इल्तुतमिश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1229 में अब्बासिद खलीफा से आधिकारिक मान्यता प्राप्त करना था, एक प्रमुख कूटनीतिक उपलब्धि। इस मान्यता ने दिल्ली सल्तनत को वैधता प्रदान की,
जिससे इस्लामी दुनिया में इसकी स्थिति बरहच गई। इसने इल्तुतमिश को एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक उपकरण प्रदान किया, जिसने दिल्ली के राइटफुल रूलर के रूप में उनके दावे को मजबूत किया और उनके विषयों के बीच उनकी स्थिति को बढ़ाया। इल्तुतमिश ने कई प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत करके सल्तनत पर अपनी पकड़ और मजबूत की। उन्होंने एक केंद्रीकृत नौकरशाही की स्थापना की, टंका नामक एक नया चांदी का सिक्का पेश किया और सेना को एक पेशेवर लड़ाकू बल के रूप में संगठित किया। शासन को सुव्यवस्थित करने और उनके अधिकार को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए इन सुधारों ने एक अधिक स्थिर और समृद्ध सल्तनत के लिए नींव रखी। भाग 4, रजिया सुल्तान, सिंहासन पर एक महिला। इस्लामी इतिहास के इतिहास ने 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान के दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ने के साथ एक उल्लेखनीय अध्याय देखा। असाधारण बुद्धिमत्ता, साहस और प्रशासनिक कौशल वाली महिला रजिया के शासनकाल ने उस समय के गहरे जड़े हुए पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी। उसने एक ऐसे दायरे की कल्पना करने की हिम्मत की जहां लिंग लीडरशिप के लिए बाधा नहीं था। उसका शासनकाल उसकी अटूट स्पिरिट और अधिक न्यायी और न्याय संगत समाज के लिए उसके दृष्टिकोण का प्रमाण था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत रजिया ने शक्तिशाली रईसों द्वारा नियंत्रित महज एक कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। उसने शाही दरबार की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक घूंघट को त्याग दिया, सैन्य पोशाक पहनी और राइटफुल सुल्तान के रूप में अपने अधिकार का दावा किया। उसके कार्य, जबकि क्रांतिकारी थे, तुर्की कुलीनों के प्रतिरोध से मिले, जिन्होंने उसके शासन को अपनी शक्ति के लिए अपमान और स्थापित मानदंडों का उल्लंघन के रूप में देखा। लगातार विरोध के बावजूद रजिया एक कुशल प्रशासक साबित हुई। उन्होंने अपने प्रजाजनों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतियां लागू की, न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और कला और संस्कृति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। वह समझती थी कि एक शासक की वैधता न केवल सैन्य शक्ति से, बल्कि उनके लोगों के कल्याण और समृद्धि से भी उपजी है। हालांकि रजिया के शासनकाल को दुखद रूप से छोटा कर दिया गया था। तुर्की रईसों ने उसकी स्वतंत्र भावना और सुधारवादी उत्साह से खतरा महसूस करते हुए उसके खिलाफ साजिश रची। 1240 में युद्ध में विश्वासघात और पराजित होने के बाद रजिया का शासनकाल संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली 3 वर्षों के बाद समाप्त हो गया। उसकी कहानी, हालांकि अंततः दुखद है, भारी विपरीत परिस्थितियों में साहस की शक्ति और समानता की खोज के लिए एक प्रेरक प्रमाण के रूप में कार्य करती है। भाग 5, गयास उद्दीन बलबन, लोहे की मुट्ठी। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद अस्थिरता की अवधि के बाद दिल्ली सल्तनत को गयास उद्दीन बलबन में एक नया नेता मिला, जो एक पूर्व गुलाम था, जो रैंकों के माध्यम से एक शक्तिशाली रईस बन गया था। 1266 में सिंहासन पर चढ़ते हुए बलबन के शासनकाल ने सल्तनत की राजनीतिक संस्कृति में एक अलग बदलाव को चिह्नित किया, जो केंद्रीय अधिकार पर एक दृढ़ जोर, आचरण के एक सख्त कोड और शासन के लिए एक नो नॉनसेंस दृष्टिकोण की विशेषता थी। सल्तनत के सामने आने वाले आंतरिक और बाहरी खतरों से अच्छी तरह अवेयर बलबन ने कानून और व्यवस्था की बहाली को प्राथमिकता दी। उनका दृढ़ विश्वास था कि केवल एक मजबूत और निर्णायक शासक ही क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है। इसके लिए उन्होंने राजा का धर्म ईश्वर की परछाई है कि फारसी अवधारणा को अपनाया, खुद को पूर्ण अधिकार वाले दैवीय रूप से नियुक्त शासक के रूप में प्रस्तुत किया। सत्ता को मजबूत करने के लिए बलबन की प्रमुख रणनीतियों में से एक सेना का पुनरुद्धार और विद्रोहों का दमन था। वह समझता था कि एक कमजोर सेना सल्तनत को आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों दोनों के लिए असुरक्षित छोड़ देगी। उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, सख्त अनुशासन लागू किया और विद्रोहों को दबाने और सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अभियानों का नेतृत्व किया।
उन्होंने अपने दरबार में आचरण का एक सख्त कोड भी पेश किया, जिसमें समारोह और शिष्टाचार पर जोर दिया गया। उन्होंने खुद को आम लोगों से दूर कर लिया, यह मानते हुए कि परिचितता अवमानना को जन्म देती है और उनके अधिकार को कमजोर करती है। बलबन का शासनकाल, हालांकि उनके आयरन फिस्टेड दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित किया गया था, दिल्ली सल्तनत में स्थिरता और सुरक्षा का दौर लेकर आया, जिससे भविष्य के विस्तार और समेकन का मार्ग प्रशस्त हुआ।